हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर्स सेशन ऑफ हेलो स्कॉलर। इस वीडियो में हम जानेंगे 4 नवंबर के करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? एला बेन भट्ट हैड रिसेंटली पास्ड अवे। शी वाज एन इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, सिंगर, राइटर और एक्टिविस्ट। वो क्या है? वो सिंगर थी, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर थी, राइटर थी या फिर वो एक एक्टिविस्ट थी। तो बच्चों, ये जो भट्ट जी हैं ये एक एक्टिविस्ट थी। इन्होंने क्या किया था? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स का ये पार्ट रही थी, जिसमें कि इन्होंने वुमेन के फेवर में, लेबर लॉस के अगेंस्ट, ये इन सारे मूवमेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये फेमस हुई थी अपने एसोसिएशन के द्वारा जो कि इन्होंने बनाया था, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। 1972 में इन्होंने बनाया था और फिर 1972 से लेकर 1996 तक ये जनरल सेक्रेटरी भी रही थी सेवा की। ठीक है, इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। कौन कौन से अवार्ड्स मिले? इनको मिला है रमन मेगसाई अवार्ड 1977, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 1984। ये 2 अवार्ड इनको मिला है और प्लस इनको बहुत इम्पोर्टेंट पद्म भूषण भी मिला है। चलिए, इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। बुक्स कौन कौन सी लिखी हैं? पहली बुक इन्होंने लिखी है वी आर पुअर बट सो मैनी, द स्टोरी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन इन इंडिया। और सेकंड बुक इन्होंने लिखी है अनुबंध, बिल्डिंग 100 माइल कम्युनिटीज़। ये 2 बुक उन्होंने लिखी। अगर पेपर में इसमें से कुछ भी आता है तो प्लीज़ बच्चों आप अटेम्प्ट कर लेना याद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Clustered regularly interspaced short palindromic repeat, often called CRISPR, is seen in news. It is a new technology used in navigation. It is a new type of method through which we produce nuclear energy. It is the recently launched satellite. ये अभी हाल ही में सैटेलाइट जो लॉन्च करी गई हैं इसरो के द्वारा, वो है या फिर एक जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है? ये क्या है? तो बच्चों, क्रिस्पर है ना, क्रिस्पर एक जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिसको कि हम यूज़ करते हैं क्रिस्पर Cas9। ठीक है, हम इन दोनों को साथ में यूज़ करते हैं। जो हमारा डीएनए होता है उसमें से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए हम क्रिस्पर Cas9 का इस्तेमाल करते हैं और अपने रिसर्चेस करते हैं। बहुत सारी डिस्कवरीज होती हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट टू वोट इन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, फंडामेंटल राइट या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो बच्चों, एक राइट टू वोट हर किसी को राइट मिला हुआ है। हर एक इंसान जो है वो अपना वोट कास्ट कर सकता है, अपना वोट दे सकता है। अब राइट टू वोट हमें कहाँ से मिला? कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। इट इज़ अ लीगल राइट और फंडामेंटल राइट। तो बच्चों, ये क्या है? ये है एक लीगल राइट है। ठीक है, ये ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ना ही ये एक फंडामेंटल राइट है। लीगल राइट क्या होते हैं? लीगल राइट वो वाले राइट्स होते हैं जिनको कि एक ऑर्डिनरी लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है, आईपीसी के द्वारा वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ऐसा कोई लॉ नहीं बन सकता कि उन फंडामेंटल राइट्स को वो लॉ जो है वो ले ले, या किसी भी एंगल से अगर फंडामेंटल राइट को कोई भी लॉ अगर हर्ट कर रहा होगा तो वो लॉ को चेंज करना पड़ता है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटी भी और प्रोटेक्शन भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही करी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है लीगल राइट और फंडामेंटल राइट के बीच में डिफरेंस। अब हम आते हैं कौन सा आर्टिकल है ऐसा जो कि हमें अधिकार देता है कि जो 18 साल से ऊपर का इंसान जो है वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। तो बच्चों, जैसे ही हम 18 ईयर्स के कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो हम अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। तो ये देता है हमें आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 हमें ये अधिकार देता है कि हम अपना वोट जो है वो, जो भी 18 ईयर्स के ऊपर के बच्चे लोग हैं वो अपना वोट दे सकते हैं। सो दिस आर्टिकल इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस टेल्स द एज, राइट, दिस टेल्स द एज। बट ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जो ये कहता है कि हर एक इंसान को वोट देना ही देना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा कोई आर्टिकल जो है वो नहीं है। आर्टिकल 326 क्या बताता है कि कौन सी एज के लोग जो है वो वोट दे सकते हैं। तो अबव 18 ईयर्स हर कोई वोट दे सकता है। प्लस पहले जो वोटिंग की जो एज थी ना वो 21 ईयर्स थी, अब रिड्यूस होकर क्या कर दिया? 18 ईयर्स कर दी। ठीक है,
जब 21 ईयर्स से 18 ईयर्स तक करी तो अमेंडमेंट हुआ, डेफिनेट सी बात है। कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो एज है वो 21 से 18 हुई। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्माइलिंग सन। स्माइलिंग सन के बारे में तो किसी ने नहीं सुना भाई, फ़ोटो वायरल होगी, सन की भी फ़ोटो वायरल होगी, बताओ। लोगों की तो होती ही होती है, टिकटॉकर्स की तो होती ही होती है, लेकिन सन की भी फ़ोटो जो है वो वायरल होगी। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सोलर स्टॉर्म से ना, सोलर फ्लेयर से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2022 में भी। If a major solar storm reaches the earth, which of the following are the possible effects on the earth? तो बच्चों अब आप ये बताओ कि आपने सोलर स्टॉर्म के बारे में कहीं सुना है? मिशन मंगल कभी देखी होगी, तो उसमें लास्ट में ये सीन आता है जहाँ पे सोलर स्टॉर्म की वजह से क्या होता है कि जो सैटेलाइट होती है उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और सैटेलाइट जो है वो टाइम पर मार्स के ऑर्बिट में पहुंच जाती है। वो सोलर स्टॉर्म इस तरीके से हेल्प कर देता है हमें, हमारे जो मिशन मंगल है उसको कंप्लीट होने में, राइट। चलिए, तो सोलर स्टॉर्म में सोलर फ्लेयर बेसिकली होते क्या है? जैसे कि आपने ये देखा, ये जो स्पॉट्स देख रहे हो ना, जो स्माइलिंग सन है, ये बेसिकली ये जो स्माइलिंग सन है ना, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा डेंजरस एरिया है, क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है, जो ब्लैक स्पॉट्स या डार्क स्पॉट्स जिसे हम बोलते हैं, दे आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आइज। अगर हम ऐसे सन की तरफ देखेंगे तो नहीं दिखेंगे हमें, ये यूवी रेज के द्वारा दिखते हैं। जब ये हमें तो ये बेसिकली होता क्या है, यहाँ से ना ये ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ से जो सोलर मटेरियल होता है वो स्पेस में रिलीज़ होता है। ठीक है, अब सन के आसपास क्या है? प्लैनेट्स है, स्टार्स हैं, तो प्लैनेट्स में भी इनका जो असर है, अफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। अगर कोई सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर, यानी कि सोलर पार्टिकल्स हैं, सोलर मटेरियल है, वो बहुत ज़्यादा अर्थ के ऑर्बिट में आ रहा है या अर्थ को पास करके जा रहा है, तो उससे क्या होता है? सोलर स्टॉर्म अगर अर्थ तक आता है तो उससे क्या होता है? GPS navigation system could fail, tsunami could occur in equatorial regions, power grids could be damaged, intense auroras could occur over much of the earth, forest fiber could take over much of the planet, फॉरेस्ट फायर्स हो सकती हैं, ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्प्टेड, शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट ओवर द पोल रीजन्स कुड बी इंटरप्टेड। ये 7 आपको इफेक्ट्स दे रखे हैं कि बेसिकली इसमें से होता क्या है। ऑप्शन है आपके पास A, B, C। सो A, B, C में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक्चुअली एक और ऑप्शन था बट वो एनिमेशन में हाइड हो गया, वो आपको बाद में करेक्ट आंसर के साथ दिखेगा, बट आंसर जो है इन्हीं तीनों में छुपा हुआ है। तो आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्टेटमेंट 1, 2, 4, 5, स्टेटमेंट 2, 5, 6, 7, या फिर स्टेटमेंट 1, 3, 4, 6, 7। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि GPS नेविगेशन सिस्टम जो है वो फेल हो सकता है। डेफिनेट सी बात है, जब भी सोलर स्टॉर्म आता है तो जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, नेविगेशन में डिस्टर्बेंस जो है वो होता ही होता है। बट अगर कोई ऐसा बहुत ही मेजर सोलर स्टॉर्म अगर आ जाता है तो फिर डेफिनेट सी बात है कि नेविगेशन सिस्टम जो है वो फेल होगा। बहुत ज़्यादा रेडिएशंस वगैरह आती हैं और वो सब कुछ डिस्टर्ब कर देती हैं। सेकेंड क्या है? Power grids could be damaged. Yes, they could be. Fourth option क्या है? Intense auroras could occur over much of the earth. Yes. Seventh option क्या है? Shortwave radio communication of the aircraft flying over the polar region could be interrupted. जो हमारे रेडियो वेव्स होती हैं उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जिसको हम रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम भी कहते हैं, वो भी इससे अफेक्ट होता है। सुनामीज़ वगैरह तो नहीं आएंगी, फॉरेस्ट फायर्स भी नहीं होगा। ठीक है, और जो सैटेलाइट्स होती हैं वो डिस्टर्ब जो है वो होती है, क्योंकि वो भी एक फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं ना। हम अगर सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वो काम करता है हर एक चीज़, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। चलिए, अब हम बहुत अच्छे, देखो मैंने आपको कोरोनल होल्स तो समझा दिए, ये बेसिकली क्या होता है। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म भी बोलते हैं, मैग्नेटिक स्टॉर्म भी बोलते हैं इसको। यहाँ से रिलीज़ होता है, उसको सोलर स्टॉर्म भी बोला जाता है। इसकी वजह से सोलर स्टॉर्म जो है वो
क्रिएट होता है। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे रेडियो कम्युनिकेशंस हो गए और रेडियो कम्युनिकेशन और आज फॉर्म हो जाना क्लाउड के आसपास, ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट होते हैं मेजर सोलर स्टॉर्म से। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, very important question. Operation Bison of Indian Army was conducted in which of the following year? 1948, 1965, 1971, 1999. कौन से ईयर में ऑपरेशन बिसन हुआ था? तो बच्चों 1948, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यानी कि हमने 1947 में इंडिपेंडेंस गेन करी और 1948 में ये लड़ाई हुई। ये लड़ाई हुई थी इंडियन आर्मी की, जो कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ी थी। कहाँ पर? जैसे कि ये आपको पास दिख रहा है श्रीनगर में, जोली ला मतलब पास, ठीक है। तो जोली ला यानी कि जोली पास में ये अटैक जो है वो पाकिस्तान ने किया था और उनका पूरा जो एम था ना वो था कि वो जो पूरा लद्दाख है उसको कैप्चर कर लें। तो 1947 से 1948 तक इंडो पाकिस्तान जो वॉर है वो चली थी और ये इसको याद करते हैं 1 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, हम इसको याद करते हैं। 1 नवंबर को हम इस वॉर को याद करते हैं कि किस तरीके से कितनी बहादुरी के साथ जो इंडियन आर्मी है वो खड़ी हुई थी पाकिस्तानी आर्मी के सामने। क्योंकि जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारे पास इतने ज़्यादा कोई इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, हमारे पास इतने ज़्यादा वी वर नॉट वेल आर्म्ड, हमारे पास बहुत सारे आर्म्स एंड आर्मामेंट्स भी नहीं थे, फिर भी वी स्टूड एंड वी सेव्ड आवर नेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री रिलीजेज द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स? जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है उसको कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नन ऑफ द अबव। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है बच्चों, कि किस हिसाब से पहले तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। आंसर नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को रिलीज़ करती है बेसिकली कि कौन सा स्टेट ने एजुकेशन सेक्टर में बहुत बेहतरीन काम किया है या बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। तो ये होता है परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स। इसको कौन रिलीज़ करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जब एजुकेशन के बारे में है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही रिलीज़ करती है। जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें कि 14.9 लाख बच्चे स्कूल्स में हैं, 95 लाख टीचर्स हैं, 26.5 करोड़ जो है वो स्टूडेंट है स्कूल्स में और लगभग 14 लाख स्कूल्स हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा वास्ट ये सिस्टम जो है एजुकेशन सिस्टम इंडिया का है। आज इस बार जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सी स्टेट्स जो हैं वो सामने आए हैं? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये लेवल 2 के स्टेट्स हैं, जो कि इन तीनों स्टेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस होनी है अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस, टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? दिल्ली, नोएडा, पुणे, कोचिन। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है कौन से सिटी में हेल्ड करवाई जाएगी? अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो करवाई जाएगी, हेल्ड होगी कोचिन में। आज से स्टार्ट हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस का बेसिकली मतलब क्या है, फ़ायदा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बच्चों ये कॉन्फ्रेंस हो रही है 4 to 6 नवंबर आज से स्टार्ट हो गई है। कहाँ पर? अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एक्सपो 2022, ये है उसका पूरा नाम। इसका जो थीम है, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। थीम है सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी। ये है इस एक्सपो की थीम। इसमें बेसिकली क्या होगा, जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम आपस में जो हमारी अच्छी इंफॉर्मेशन है, हमारी बेस्ट टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्टेशन को हम कैसे इम्प्रूव करने में उन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव है कि हम जो अपना ट्रांसपोर्टेशन, अपनी जो मोबिलिटी है उसको किस तरीके से और भी बेहतर बनाते जाएं। इस कॉन्फ्रेंस से अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रोफेशनल्स को, टेक्नोलॉजी को, सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो कि मतलब इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बोथ
दे प्रोवाइड बोथ द काइंड ऑफ सर्विसेज। उन सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आपस में बैठकर और अपने आइडियाज़ जो है और टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर करें और एक दूसरे का डेवलपमेंट करें। ठीक है बच्चों, चलिए ये नेशनल मतलब यहाँ ये इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है। नेशनल लेवल से और इंटरनेशनल लेवल से सारे के सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द IUCN स्टेटस ऑफ आर नेशनल एक्वाटिक एनिमल। जो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है जिसको कि हम गंगैटिक डॉल्फिन कहते हैं, उसका IUCN स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर, थ्रेटेंड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। IUCN स्टेटस आपके सामने है। जो हमारी गंगैटिक डॉल्फिन है जिसको हम बोलते हैं अपना नेशनल एक्वेटिक एनिमल, वो है एंडेंजर्ड। ठीक है, उनका IUCN स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड है। ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि न्यूज़ में ये आया है कि जो गंगा जो रिवर है उसमें गंगैटिक रिवर जो है वो वापस आ रही हैं। ठीक है, और जो ये डॉल्फिन्स होती हैं ना, दे आर ब्लाइंड, और वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है, कैसे अपना प्रे जो है वो ढूंढती हैं साउंड वेव्स के थ्रू। जो साउंड वेव्स होती हैं ये उनको ऑब्जर्व करके वैसे अपना प्रे जो है वो ढूंढती हैं। जैसे दे रिलीजेस द साउंड वेव रिलीज़ हुई, एक ऑब्जेक्ट आया सामने। ठीक है, साउंड वेव रिलीज़ हुई, एक ऑब्जेक्ट आया सामने, फिर यहाँ से टकरा के वापस जाएंगे। तो इस हिसाब से ये डिस्टेंस और सारी चीज़ें मेजर करती है, बट दे कैन नॉट सी। ये टोटली उस पर डिपेंडेंट होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट ऑब्जर्व्ड। ये दिन हम कब मनाते हैं? ये दिन हम मनाते हैं 1 नवंबर, 2 नवंबर, 5 नवंबर या 7 नवंबर। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी, इसको एक्चुअली बेसिकली इसका मतलब क्या है और क्यों सेलिब्रेट करते हैं, चलिए आंसर जानने के बाद हम बताते हैं। तो बच्चों, जो इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ठीक है, स्पेसिफिकली किसके अगेंस्ट है? जर्नलिस्ट। तो हमें सेलिब्रेट करते हैं 2 नवंबर को। क्या होता है कि बहुत सारे देशों में ना अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो जर्नलिस्ट हैं उनका मर्डर, उनका असैसिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्केल पर होता जा रहा है। डेटा के हिसाब से 2006 से लेकर 2020 तक 1200 जर्नलिस्ट की डेथ हो चुकी है, और 9 आउट ऑफ 10 केसेस में ऐसा होता है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो उनको जो किलर्स होते हैं उनको पनिशमेंट नहीं मिलती, जर्नलिस्ट को जस्टिस नहीं मिलता है। तो उसी के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है, उसी को रिमेंबर करते हुए हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं कि हमें मीडिया को प्रोटेक्ट करना है। मीडिया को प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इसलिए इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं कि हम जो कंडीशन है जर्नलिज्म की, जिस तरीके से जर्नलिज्म क्यों इम्पॉर्टेंट है, जिस तरीके से जर्नलिज्म ट्रूथ को सामने रखता है, और जर्नलिज्म को इतना क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम जर्नलिज्म को प्रोटेक्ट करके रखें। क्योंकि जो हमारे पर जो हमें एक तरीके से जो हमारी सरकार है, जो हमें रूल करे, जो हमें चला रही, जिसके स्कीम्स, रूल्स, लॉज के ऊपर हम चल रहे हैं, तो उनकी एक्चुअल फेस क्या है, उनका एक्चुअल मोटिव किसी चीज़ के पीछे, ऑब्जेक्टिव किसी चीज़ के पीछे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मीडिया हमारे सामने रखता है। इसलिए उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी NBS स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी अभी सब्सिडी स्कीम जो है वो रिलीज़ करी गई है, तो लॉन्च करी गई है, तो फिर वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? Ministry of Chemical and Fertilizers, Ministry of Rural Development, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Urban and Housing Affairs। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, तो बच्चों ये आता है केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स के अंदर। इस स्कीम में क्या किया गया है? इस स्कीम में अभी अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट ईयर मार्च तक, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक राबी सीज़न के लिए, राबी सीज़न चल रहा है अभी, राबी और खरीफ क्रॉप्स होती हैं, तो राबी सीज़न के लिए ना जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर यानी सस्ते रेट पर प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को। ठीक है, फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक फर्टिलाइज़र्स, ठीक है, फॉस्फेटिक और पोटेसिक फर्टिलाइज़र्स को बहुत ही सस्ते दामों पर फार्मर्स जो हैं उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। कब से लेकर कब तक? 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है,
इससे क्या होता है, पीएन के फर्टिलाइजर्स को प्रोवाइड करने से क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर्स अगर अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए, so that's all for this video. I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.